फिर हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है और वो है हमारे पास रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं उनका किस तरह से साइंस के अंदर किरदार रहा है, बायोलॉजी के अंदर खुसूसन यहाँ पर क्या किरदार रहा है। पहली बात, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इल्म किसी की भी मीरास नहीं होती। कि अगर कोई शख्स मुसलमान है और वो ये दावा करना शुरू हो जाए कि बस इल्म मेरे पास ही रहेगा और किसी के पास नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इल्म जो होता है वो तकसीम होता है। अगर आपके पास इल्म मौजूद है, आपका काम बनता है कि आप उसे ज़्यादा लोगों तक फैलाओ। अगर आप नहीं फैलाओगे तो आप भी भूल जाओगे। जितना दफ़ा हम चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, जितना दफ़ा हम पढ़ाते हैं, उतने ज़्यादा हमें वो चीज़ याद रहती है। मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहते हैं कि चीज़ें आपसे ना भूली जाएँ, तो आप दूसरों को पढ़ाओ। पहली दफ़ा ये होगा कि आप देख कर के पढ़ाओगे, फिर इतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और बआसानी बगैर देखे भी आप अपना टॉपिक बच्चों को, दूसरे दोस्तों को पढ़ा सकते हो। ऐसे आपका याद रखने का तरीक़ेकार जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पहले के ज़माने के अंदर मुसलमानों ने जब तक इल्म को अपनाया वो इल्म के बादशाह बन गए थे। उसके अलावा ग्रीक्स ने इल्म को अपनाया हुआ था तो वो इल्म के बादशाह बने हुए थे। मुसलमानों ने भी यूनानियों के, रोमन्स के या उनसे पहले लिखे हुए जितने भी लोग थे उनकी किताबों को पढ़ा था, उनको फिर ट्रांसलेट किया था अपनी ज़बान में, और उसके बाद ही वो जब उनको समझ पाए थे तो उनकी गलतियों को भी उन्होंने रिमूव किया था और अच्छे से लिखा था। मुसलमानों ने जब बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया और फिर उनमें से ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं होने वाले थे, काफ़ी लोग इल्म से दूर हो गए। फिर दूसरे लोगों को मौका मिला, उन्होंने मुसलमानों के ही काम को कॉपी किया, जो काम हो चुका था उन पर मज़ीद एनालिसिस किया, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत थी उसे बेहतर किया, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स जानने की ज़रूरत थी उसे ज़्यादा डिटेल्स में हासिल किया। इस तरह से साइंस आगे बढ़ती गई है। तो साइंस हमेशा लोगों की कोशिशों की वजह से ही आगे डेवलप हुई है। तो यहाँ कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र है जिन्होंने काम किया था। एक नाम हमारे पास मौजूद है, जाबर बिन हयान। अगर जाबर बिन हयान के बारे में बात करते हैं, इनका केमिस्ट्री में भी काम रहा है। बायोलॉजी के हवाले से इन्होंने के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब जिसका नाम है अल हैवान। हैवान बेसिकली एनिमल्स को कहा जाता है। तो अल हैवान एक ऐसी किताब जो कि एनिमल्स के बारे में लिखी गई। इसी तरह से इन्होंने एक और किताब भी लिखी जिसका नाम है अल नबातियात। और नबातियात जो है ये प्लांट्स को कहा जाता है, नबातात जो है। तो प्लांट्स के बारे में जो लिखी हुई इनकी किताब है उसका नाम है अल नबातात। केमिस्ट्री में भी इनका काम है, केमिस्ट्री में इनको फादर ऑफ अलकेमी जो है कहा जाता है। तो काफ़ी सारे काम वहाँ पर भी इनके दर्ज है। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर 2 किताबें इनकी मशहूर, अल हैवान एनिमल्स के ऊपर, अल नबातियात जो है वो प्लांट्स के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम है अब्दुल मालिक असमई। काफ़ी सारे लोग मलिक पढ़ लेते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह का नाम जो है वो मालिक है। तो अब्दुल मालिक का मतलब होगा मालिक का बंदा। तो अब्दुल मालिक असमाई। अब अब्दुल मालिक असमाई के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अब्दुल मालिक असमाई ने, इनके बारे में अगर हम बाय प्रोफेशन बात करें तो ये एक तरह के जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो शख्स जिसको जानवरों का इल्म हो। तो अब्दुल मालिक असमाई एक जूलॉजिस्ट, इन्होंने जो काम किया वो भी जानवरों के ऊपर काम किया। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर किताबें लिखी। जैसे कि इनकी एक मशहूर किताब, उसका नाम है अल खेल। जो खेल है वो घोड़ों को कहा जाता है। तो अल खेल एक ऐसी किताब जो कि हॉर्सेस के बारे में लिखी गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि घोड़ों के ऊपर आप एक मजमून लिखें तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, आप एक पेज भी उनके बारे में लिख सकें। लेकिन उन्होंने वहाँ पर पूरी किताब लिखी जिसके अंदर उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स, उनके डिजीज़, उनकी खुराक वगैरह, तो मुख्तलिफ़ तरह से एनिमल्स के ऊपर एक किताब जिसका नाम अल खेल। इसी तरह से ऊँट के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल इबिल। तो ये वाली किताब कैमल पर लिखी गई है। इसी तरह से एक किताब इनकी जो कि भेड़ के ऊपर लिखी गई है, उसका नाम है अल शत, जो कि शीप के बारे में लिखी गई। इसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स के बारे में किताब लिखी गई जिसका नाम है अल वहूश।
तो अलवहुश जो है ये जंगली जानवरों के ऊपर लिखी गई किताब। अब यहाँ पर आप ये चीज़ गौर करेंगे, हॉर्सेस, कैमल, शीप, ये वही एनिमल्स हैं जो आमतौर पर अरबों के पास पाए जाते हैं। हॉर्सेस भी वहाँ पर ज़्यादा, कैमल्स भी, शीप भी वहाँ पर ज़्यादा। तो जो अरबों के यहाँ एनिमल्स पाए जाते थे उन्हीं के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर अब्दुल मालिक अस्माई ने भी लिखा। और वाइल्ड एनिमल्स जो अरब के इलाकों में जंगली जानवर पाए जाए होंगे उन्हीं के बारे में ये अलवहुश लिखी गई। इसी तरह से ह्यूमन के बारे में एक किताब लिखी गई जिसका नाम रखा गया खलकुल इंसान। ये खलकुल इंसान जो किताब है ये एनिमल्स की, ह्यूमन की खास तौर पर डेवलपमेंट के बारे में लिखी गई। खलक मतलब कि उनका डेवलप होना, इंसान मतलब कि ह्यूमन। तो ह्यूमन के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के ऊपर जो किताब लिखी गई उसका नाम है खलकुल इंसान। और बुक में ये लाइन लिखी हुई कि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर मशहूर होने वाली किताबों में इनकी एक किताब खलकुल इंसान जो है वो मौजूद है। इसी तरह से हम एक और साइंटिस्ट को भी जिक्र कर लेते हैं और उनका नाम है हमारे पास बू अली सीना। बू अली सीना वैसे यहाँ पर होता है अबू अली सीना। अरब के अंदर ये एक मामला होता है कि लोगों को बेटों के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि जो बड़ा बेटा होगा उसकी कुनियत आ जाती है। जैसे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कुनियत बन गई अबुल हसन, अबुल हसन यानी कि हसन के वालिद। इसी तरह से नबी पाक की कुनियत बन गई अबुल कासिम यानी कि कासिम के वालिद। इसी तरह से ये बन गए अबू अली सीना यानी कि अली के वालिद। तो अगर अबू अली सीना के बारे में बात करेंगे तो इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी सारी दवाएं बनाई। अगर हम कहें कि ये एक मशहूर हकीम थे तो ये गलत नहीं होगा। पुराने ज़माने के अंदर जो हकीम हुआ करते थे वो ड्रग्स को भी, मेडिसिन्स को भी खुद बनाते थे और इलाज भी वो करते थे। तो ट्रीटमेंट भी करते थे और डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स भी करते थे। तो ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन थे, एक बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाले हकीम ये थे। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। बुक में सिंध बोर्ड के अंदर किताबों के नाम गलत लिखे हुए हैं। जैसे कि इनकी किताब एक लिखी हुई है अल शिफा। शिफा का मतलब होता है सेहत। जब भी कोई बीमार होता है हम कहते हैं अल्लाह आपको शिफा दे। तो सेहत के ऊपर एक किताब जिसका नाम है अल शिफा। इसी तरह से एक किताब जिसका नाम है अल कानून फिल तिब। अल कानून का मतलब होता है रूल्स, उसूल। और किसके उसूल? फिल तिब यानी कि जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती है। अल कानून फिल तिब। बुक में सिंध बोर्ड में कैसे लिखा हुआ है? अल कानून एक अलग किताब लिखी हुई है और फिल तिब अल शिफा से लिखा हुआ है अलग से। तो अगर कोई अरबी का जानने वाला होगा वो सीधा ही पॉइंट आउट कर लेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। कानून क्या ये वकील थे, ये ला से वाबस्ता थे कि अल कानून वाली किताब ये लिखेंगे। तो खैर अल शिफा इनकी किताब और दूसरी इनकी किताब अल कानून फिल तिब। इनके कामों के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने कई सारी बीमारियों के बारे में भी इन्होंने बताया। ही डिस्क्राइब्ड इन्फ्लामेशंस। इन्होंने बहुत सारी इन्फ्लामेशंस के बारे में बताया। इन्फ्लामेशंस क्या होती हैं? अगर बॉडी स्वेलअप हो जाती है, इस कंडीशन को इन्फ्लामेशन कहा जाता है, जब बॉडी फूल जाती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो वाली जगह फूल जाती है। तो फूल जाना, इसे इन्फ्लामेशन जो है कहा जाएगा। हम आमतौर पर इंग्लिश में इसको स्वेलिंग कहेंगे। तो अबू अली सीना ने कई सारे इन्फ्लामेशंस के बारे में बताया। बुक के अंदर एक नाम लिखा हुआ है जैसे कि मेनिनजिटिस। TIS जब भी आखिर में आता है ना तो समझ लीजिएगा ये इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। किस चीज़ की इन्फ्लामेशन की बात हो रही है? मेनिनजिस की इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ये मेनिनजिस क्या होती हैं? हमारे ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। असल में ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स, समझ ले ब्रेन के ऊपर 3 खालें मौजूद होती हैं
उन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। यही 3 खालें आपको स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी नज़र आती हैं। तो वो जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें मेनिंजेस कहा जा रहा है, और मेनिंजेस का फूल जाना इसे मेनिंजिटिस कहा जाएगा। तो ये लेयर्स होती हैं जो ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। ब्रेन को एक तो प्रोटेक्ट करता है, स्कल जो कि खोपड़ी है उसके अंदर वो मौजूद है, वो सख्त कवर है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके नीचे, फिर ये मेनिंजेस, फिर उनके नीचे ब्रेन मौजूद होगा। तो उनका फूल जाना मेनिंजिटिस, लिवर का फूल जाना हेपाटाइटिस, दिमाग का वैसे फूल जाना एनसेफेलिटिस। तो TIS जब भी होता है ये मतलब कि इन्फ्लेमेशन की बात हो रही होती है। इसी तरह से इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने एक और बीमारी के बारे में बताया जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसे आम ज़बान में हम लोग TB कह रहे होते हैं, जो कि एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होने वाला लंग्स का इन्फेक्शन है। तो उसके बारे में भी अबू अली सीना ने डिस्क्राइब किया। इसी तरह से इनके बारे में मज़ीद ये भी बयान किया जा रहा है अबू अली सीना के बारे में कि ये मैथमेटिक्स के अंदर भी एक्सपर्ट थे, एस्ट्रोनॉमी में भी, म्यूज़िक के अंदर भी। मामला ये है कि उस दौरान, उस वक्त के अंदर, उस ज़माने के अंदर इल्म बहुत कम होता था। थोड़ा सा या मैथ के बारे में जान लेते थे तो समझ लिया आप मैथ के एक एक्सपर्ट बन जाते थे, उस दौरान में आपका नाम आ जाता था। जैसे आज के दौर में आपको किताबें पढ़ने को मिलती हैं, मैथ की किताब आप पढ़ रहे हो, आप फिज़िक्स की किताब भी पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी की पढ़ रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आपको इन चीज़ों का भी इल्म है, आपको मैथ का भी इल्म है, आपको फ़िज़िक्स का भी इल्म है, आपको बायोलॉजी का भी इल्म है। इसी तरह से ये भी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते थे तो इनको इल्म होता था उन दीगर फील्ड्स के बारे में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई बच्चा इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो इसकी फ़ीस 500 जो है वो मंथली रखी गई, और तमाम लेक्चर्स आपके यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं।